Hello, this is Govind. Welcome to SVH Power of AI. Today we'll discuss about the M3R5 Module 3 syllabus of O level Programming and Problem Solving through Python. तो आज हम थर्ड मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने जो बेसिक्स थे प्रोग्रामिंग के वो पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हमने कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था, एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा था, फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ा था, टेस्टिंग, डीबगिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये जो सिलेबस के टॉपिक्स थे वो कवर किए थे। आज हम सेकंड चैप्टर करते हैं, फ्लो चार्ट्स एंड एल्गोरिदम इन पाइथन। ये आपका सेकंड चैप्टर है ओ लेवल का। तो मोर और लेस थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते हैं, इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि फ़्लो चार्ट्स और एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। एल्गोरिदम्स आपकी थियोरी कह सकते हैं कि जो फ़्लो चार्ट्स है उसको थियोरेटिकल लैंग्वेज में लिखना है तो वो एल्गोरिदम होता है, और एल्गोरिदम को अगर सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखना है, सिंबल्स के रूप में अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो वो आपके फ़्लो चार्ट्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फ़्लो चार्ट्स क्या होते हैं आपके, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। तो फ्लो चार्ट्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को सिंबॉलिकली ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम फ्लो चार्ट्स की मदद से करते हैं। उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट्स में। अच्छा, फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिदम की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है? जो प्रोग्रामिंग होते हैं उसको शुरू करने के लिए हमको एक प्लान बनाना पड़ता है। प्रोग्रामिंग आपकी बिना प्लानिंग के नहीं हो सकती, नियोजन की आवश्यकता हर जगह पड़ती है, तो प्रोग्रामिंग में भी पड़ती है। उसमें कौन मदद करता है हमारी? एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स। अगर आपके पास एल्गोरिदम्स अच्छे और अच्छे फ्लो चार्ट्स नहीं हैं तो आपको प्रोग्रामिंग में समस्याएं आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स बिल्ड करते हैं, उसके बाद प्रोग्रामिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स मोर और लेस एक ही चीज़ है, बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और एक आपका थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जो फ्लो चार्ट्स होते हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसके? एल्गोरिदम्स के। ये डिफरेंट सब टास्क इन डिफरेंट सिंबल्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग तरीके के प्रतीकों में आपको बताते हैं कि क्या पाथ रहेगा आपका जो प्रोग्राम है उसको सॉल्व करने के लिए। कुछ सिंबल की आवश्यकता होती है आपको फ्लो चार्ट्स को बनाने के लिए, वो सारे ही सिंबल्स मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन सिंबल्स को स्टैंडर्डाइज कौन करता है? ये एक स्टैंडर्ड के तहत बनाए जाते हैं, ये नहीं आप कुछ भी बना देंगे फ्लो चार्ट्स में। तो वो सारी चीज़ें तय कौन करता है? एनजी, ठीक, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एनजाई, इसको बोलते हैं एनजाई, ये उसको रेगुलेट करता है। क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये हैं सिंबल्स इन द फ्लो चार्ट्स। तो सिंबल्स ये हम पहले पढ़ चुके हैं, काफ़ी तरीके के सिंबल्स होते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला ये होता है ओवल शेप सिंबल फ्लो चार्ट में। तो ये जो ओवल शेप सिंबल होता है ये किस लिए होता है? ये होता है टर्मिनल्स के लिए। जो भी हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं उसकी शुरुआत यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट, ये दोनों ही टर्मिनल्स किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? ओवल शेप सिंबल से, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इट इज़ यूज टू इंडिकेट स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पॉइंट, ठीक है। एंड इट इज़ द फर्स्ट ऑल्सो द लास्ट सिंबल इन द प्रोग्राम लॉजिक। तो फ्लो चार्ट से जो प्रोग्राम का लॉजिक क्रिएट किया जाता है उसमें ये सिंबल शुरू में रहेगा और एंड में रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका सिंबल है सेकंड, इनपुट आउटपुट सिंबल। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो बिना इनपुट्स के आपको कोई भी प्रोग्राम रन करने में दिक्कत होगी। प्रोग्राम तभी बन सकते हैं जब उसमें कोई इनपुट और आउटपुट हो। तो उसको किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे? इससे। ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज हम इसको बोलते हैं, ठीक है। डिस्टॉर्टेड रेक्टेंगल शेप बोल सकते हैं। तो ये जो समांतर चतुर्भुज के जैसा आपको दिख रहा है पैरेललोग्राम, इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं? इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो लिखा भी हुआ है इट इज़ यूज टू इंडिकेट इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन द प्रोग्राम। क्या होते हैं आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस प्रोग्राम में? तो ये दैट स्टेप विल बी इंडिकेटेड इन द फ्लो चार्ट विद द इनपुट और आउटपुट सिंबल। और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो सारी की सारी इनपुट आउटपुट सिंबल्स में ही आती हैं। तो किसी भी प्रोग्राम में आपका जो आउटपुट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आउटपुट के लिए ही हम जो प्रोग्राम है वो बना रहे होते हैं।
तो उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, इस सिंबल का यूज़ करते हैं, चाहे इनपुट हो आपका चाहे आउटपुट हो, इसका ही यूज़ हम करते हैं। ओके। अच्छा, इससे इतर अगर आपका रेक्टेंगल है अनडिफॉर्म्ड, आयत के जैसी ये स्थिति है, ये होती है आपकी प्रोसेसिंग के लिए। तो फ्लो चार्ट्स में हम प्रोसेसिंग को जो प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं हम इसका, आयत का। ठीक है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये सिंबल यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट अर्थमेटिक और डेटा मूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें डेटा का मूवमेंट हो रहा है या अर्थमेटिकल लॉजिक्स लग रहे हैं प्रोसेसिंग के थ्रू, वो सारे के सारे किससे दर्शाए जाते हैं, आपके प्रोसेसिंग सिंबल। ये है आपका रेक्टेंगल, आयत। ठीक है। ऑल द अर्थमेटिकल प्रोसेसेस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारे के सारे जो कंप्यूटेशनल ऑपरेशन होते हैं, आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, सभी इस प्रोसेसिंग के द्वारा दर्शाए जाते हैं। सारे के सारे लॉजिक्स इसके द्वारा दर्शाए जाते हैं, क्योंकि लॉजिक भी क्या है, एक प्रकार की प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। 3 तरीके के सिंबल हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये टर्मिनल्स का यूज़ के लिए ये दर्शाए जाते हैं, टर्मिनल्स को दर्शाने के लिए, ये इनपुट और आउटपुट्स को, और ये आपका प्रोसेसिंग को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लो लाइंस। तो फ्लो लाइंस क्या होती हैं, ये शायद मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से सुन लीजिए। जो भी आपका डेटा का मूवमेंट होता है किसी भी एल्गोरिदम में, फ्लो चार्ट में डेटा का मूवमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लो लाइंस का। ये डेटा की स्थिति बताता है। तो देखिए ये किस प्रकार से होते हैं आपके, या तो ये टॉप टू बॉटम हम यूज़ करते हैं, और रेयरली इसको हम लेफ़्ट टू राइट भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये इसी प्रकार से यूज़ होते हैं, टॉप टू बॉटम या फिर। नोट दैट द फ्लो चार्ट फ्लो लाइन शुड नॉट क्रॉस ईच अदर एंड दैट सच इंटरसेक्शन शुड बी अवॉइडेड वेन एवर पॉसिबल। तो जो फ्लो लाइंस होती हैं आपकी फ्लो चार्ट में बनाई जाती हैं इस प्रकार से कि वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस ना करें, उससे हमें बचना होता है। जितनी कम से कम फ्लो लाइंस हों, जितना कम से कम छोटा से छोटा आपका फ्लो चार्ट हो, फाइनाइट फ्लो चार्ट हो, फाइनाइट एल्गोरिदम के साथ, उतना ही अच्छा है। तो ये जो डेटा लाइंस होती हैं ये डेटा मूवमेंट को बताती हैं, ये आपको ऐसे बनानी होती हैं कि एक दूसरे को क्रॉस ओवर ना करें। ठीक है, जनरली ये आपका टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट ही बनाई जाती हैं। हालांकि जो गुड प्रैक्टिस होती है, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन फ्लो लाइंस आर ड्रॉन विद एन एरो हेड एट द पॉइंट ऑफ द एंट्री टू अ सिंबल। ये एरो हेड के द्वारा ही बनाई जाती है आपकी जो भी फ्लो लाइन है, क्योंकि डेटा की डायरेक्शन ये तय करती है। अगर आप ये एरो नहीं बनाएंगे तो डेटा की डायरेक्शन हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये है आपका डिसीजन। तो किसी भी एल्गोरिदम में डिसीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। डिसीजन के बिना आप किसी भी प्रोग्राम को करने में सक्षम नहीं होते। तो हम समझ लेते हैं कि डिसीजन क्या होता है। तो फ्लो चार्ट डिसीजन सिंबल इज़ यूज टू इंडिकेट अ पॉइंट एट विच अ डिसीजन हैज़ टू बी मेड एंड टू जंप टू वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो आपका जो सिंबल होता है डिसीजन का, अच्छा यहाँ पर मैं शायद सिंबल बनाना भूल गया हूँ डिसीजन का। ठीक है, ओके, इसको देखता हूँ। तो ये आपका डिफरेंट वेज में आप डिसीजन को दर्शा सकते हैं। ये या तो आपका एक क्राइटेरिया ऐसा बनाता है जो डिसीजन में आपका आगे ले जाएगा, प्रोग्राम का पाथ तय करता है कि डिसीजन में आपका यस है या फिर डिसीजन में नो है। उसी टाइप से आपका डेटा का फ्लो और पाथ तैयार होता है। ठीक, इसको हम आगे समझते हैं। हाँ, ये हैं आपके कनेक्टर्स। तो कनेक्टर्स क्या होते हैं फ्लो चार्ट में, ये इस प्रकार से बनाए जाते हैं। इफ़ द फ्लो चार्ट बिकम्स टू लॉन्ग और द फ्लो लाइंस स्टार्ट क्रिस क्रॉसिंग। मैंने बताया था जो आपकी डेटा लाइंस होती हैं, फ्लो लाइंस होती हैं, एक दूसरे को क्रिस क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बन रही हो और डेटा चार्ट आपका बहुत बड़ा हो, मान लीजिए आपका बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, तो उस स्थिति में हम कनेक्टर के थ्रू, कनेक्टर का यूज़ करके फ्लो चार्ट को कम कर देते हैं, छोटा बना देते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाने से उसको यूज़ करते हैं कनेक्टर का। ठीक है, मोर ओवर
देयर मे बी इंस्टेंसेस व्हेन द फ्लो चार्ट बिकम्स टू लॉन्ग टू फिट इन अ सिंगल पेज। किसी एक सिंगल पेज में फिट होने के लिए अगर नहीं होता है फ्लो चार्ट तो हम यूज़ करते हैं कनेक्टर्स का। यहाँ पर फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स इनफ एंड द नंबर एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लाइंस आर कन्फ्यूजिंग टू स्प्रेड ओवर मोर देन वन पेज। तो यहाँ पर हम कनेक्टर का यूज़ करके फ्लो चार्ट्स को कंप्लीट करते हैं, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये आपके सिंबल्स हैं कुछ फ्लो चार्ट के, एक फ्लो चार्ट में यहाँ पर दर्शाए गए हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो एग्जाम्पल के थ्रू कि ये आपके सिंबल्स हैं। देखिए सबसे पहले सिंबल दिया है आपका ओबल का सिंबल दिया है, जो एग्जाम्पल हो सकता है बिगिन या फिर एंड ऑफ द प्रोग्राम का। तो बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम और एंड ऑफ द प्रोग्राम आपका ओवल सिंबल के साथ दर्शाया जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि यहाँ से एक्शन स्टार्ट होता है, स्टार्ट एक्शन हेयर और एक्शन एंड हेयर। ठीक है, दूसरा है आपका इनपुट आउटपुट का, अभी दिखाया था मैंने पैरेललोग्राम का। इसमें इस प्रकार से आपका इनपुट एक्स कॉमा वाई या प्रिंट एक्स कॉमा वाई, तो ये जो प्रिंट एक्स कॉमा वाई है ये एक टाइप का आउटपुट एल्गोरिदम है, और ये इनपुट एक्स कॉमा वाई है ये आपका इनपुट एल्गोरिदम है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार का डिस्क्रिप्शन इसका दिया गया है। टेक टू वैल्यूज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स एंड असाइन दैम टू द एक्स एंड वाई ऑन अ टर्मिनल। तो दो वैल्यू लीजिए जिसमें एक्स और वाई हो जो वैल्यू, और उनको असाइन कीजिए उनका नाम एक्स और वाई, और उनको टर्मिनल्स पर दर्शाइए। तो इस प्रकार से हमारा इनपुट जो है फ्लो चार्ट का वो बताया जाता है। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है आउटपुट के लिए, राइट द वैल्यूज कंटेन्ड इन एक्स एंड वाई ऑन अ टर्मिनल और स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिंट ऑप्शन दिया गया है ये आउटपुट में यूज़ किया जाता है पाइथन में। तो यहाँ पर इस प्रकार से इनपुट और आउटपुट के फ्लो चार्ट्स में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग। बताया था रेक्टेंगुलर शेप में आपका आयत में दिखाया जाता है प्रोसेसिंग को। तो यहाँ पर देखिए उसको किस प्रकार से हमारा दर्शाया गया है। Z और ये एरो दिया गया है प्रोसेसिंग का कि Z आपका निकल के आया है x प्लस वाई से। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, ऐड द वैल्यू कंटेन इन y टू द वैल्यू कंटेन्ड इन x। ओके, तो जो आपकी वैल्यू y में कंटेंड है उसको जोड़ना है आपको जो वैल्यू आपकी x में कंटेंड है उससे। ठीक है, एंड प्लेस द रिजल्ट इन z, और जो आपका रिजल्ट है उसको प्लेस करना है आपको z में। ओके, तो इस प्रकार से आपका प्रोसेसिंग का जो फ्लो चार्ट है उसका यूज़ हम करते हैं। ये देखिए कनेक्टर देखिए, एंट्री कनेक्टर यहाँ पर, और ये ट्रांसफ़र कनेक्टर, दो कनेक्टर्स दिए गए हैं, ये नंबर 1 और नंबर 2। ये देख लीजिए, एन एंट्री इन द फ्लो चार्ट इज मेड एट द कनेक्टिंग पॉइंट मार्क्ड 1। तो फ्लो चार्ट में एंट्री के लिए ये दिया गया है, नंबर 1 दिया गया है यहाँ पर एंट्री कनेक्टर। दूसरा कनेक्टर आपका होता है कनेक्टर ट्रांसफ़र। ये देख लीजिए, अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज मेड एट द कनेक्टर पॉइंट मार्क्ड 2 इन द फ्लो चार्ट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम को, जो आपकी प्रोग्रामिंग में जो प्रॉब्लम होती है उसको प्रॉब्लम बोला जाता है, उसका ट्रांसफ़र किया गया कनेक्टर के थ्रू, यानी कि फ्लो चार्ट ज़रूर यहाँ पर बड़ा रहा होगा। तो यहाँ पर कनेक्टर 1 और कनेक्टर 2 का यूज़ करके हम फ्लो चार्ट को उसमें डेटा लाइंस जो हैं उनको क्रॉस होने से बचाते हैं, फ्लो चार्ट को छोटा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिसीजन जो मैं आपको बता रहा था, डायमंड से आपका डिसीजन को दर्शाया जाता है। अभी जो लास्ट पेज आया था आपका, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो डायमंड है, इफ़ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन येस पाथ इज़ टू बी फॉलोड, अदरवाइज नो पाथ इज़ टू बी टेकन। तो यहाँ पर जो पाथ है डिसीजन डिपेंड करती है। अगर आपका डिसीजन की कंडीशन येस है तो आपका पाथ ये वाला फॉलो होगा, और अगर उसकी कंडीशन नो है तो आपका पाथ ये होगा। तो इसको हम बोलते हैं डिसीजन डायमंड। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, ये देखिए जो आपके एरो हेड हैं ये किसको दर्शा रहे हैं, आपका डेटा फ्लो को दर्शा रहे हैं। तो ये इसमें यूज़ हुआ है, ये इसमें यूज़ हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है आपका फ्लो लाइंस, ये दी गई हैं। द एरो इंडिकेट्स द पाथ टू सिस्टमेटिक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो जो आपका सिस्टमेटिक तरीके से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसका क्या पाथ होगा वो कौन दर्शाता है, आपकी फ्लो लाइंस, चाहे वो डिसीजन के साथ हो या वो कनेक्टर के साथ हो। हाँ, अब हम देखते हैं कि प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है आपका एल्गोरिदम में वो होती है प्रोसेसिंग, क्योंकि इनपुट को हम सैम्पल इनपुट्स को हम ले सकते हैं, आउटपुट हमको पता होता है कि इस आउटपुट के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है इसमें एल्गोरिदम में आपकी प्रोसेसिंग। तो देखिए प्रोसेसिंग के बारे में समझते हैं। बेसिकली 3 टाइप की प्रोसेसिंग हम एल्गोरिदम में पढ़ते हैं। पहली होती है आपकी सिक्वेंशियल बेस्ड, दूसरी होती है आपकी इटरेटिव लूपिंग, तीसरी होती है डिसीजन बेस्ड। तो
तो यहाँ पर पहले टाइप की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो है आपकी सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। तो ये क्या होती है, आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग है। सबसे सिंपल तरीके की जो प्रोसेसिंग होती है वो ये होती है जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर। जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एक के बाद एक सीक्वेंस से दी जाती हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। अच्छा, इसकी जो एल्गोरिदम होती है वो देख लीजिए एक बार सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग की। ये बहुत ही सिंपल होती है, तो इसकी जो एल्गोरिदम है वो भी बहुत ही सिंपल होगी। लिखा है ईच स्टेप फॉलोज द प्रीवियस स्टेप विद नो ब्रांचिंग और लूपिंग। जो आपका कोई भी स्टेप है वो अपने से प्रीवियस वाले स्टेप को फॉलो करता है, ना ही कोई ब्रांचिंग होती है स्टेप्स में। मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। ब्रांचिंग का मतलब एक स्टेप से दो स्टेप आए, दो से चार आए, चार से छः, तो ये क्या होती है, स्टेप्स की ब्रांचिंग। तो देयर इज नो ब्रांचिंग इन द सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। तो आपको क्या चाहिए कि एक स्टेप वन बाई वन आपके फॉलो होते चले जाएं, वो आपकी होती है सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि स्टार्ट, आपका स्टेप वन है स्टार्ट, इसको हम किस में लिखेंगे, ओवल शेप। अगर इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, ये क्या है आपकी एल्गोरिदम, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे तो स्टार्ट को लिखेंगे ओवल में, एंड को भी लिखेंगे ओवल शेप में। दूसरा स्टेप टू, इनपुट ए एंड बी, यहाँ पर हम पैरेललोग्राम में लिखेंगे इनपुट ए एंड बी। और स्टेप थ्री है सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये आपका क्या है, प्रोसेसिंग है। ये स्टेप थ्री ही इसका क्या है, प्रोसेसिंग। तो जो सम ए प्लस बी है आपका, वो हम लिखेंगे रेक्टेंगल में। नेक्स्ट स्टेप फोर प्रिंट सम, यहाँ पर ये हो गया आउटपुट के लिए एल्गोरिदम है। और देन एंड, यहाँ पर प्रोग्राम आपका एंड हो गया। तो इससे हम बहुत ही आसानी से फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, हमको सारे सिंबल्स पता हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है इटरेटिव प्रोसेसिंग और पुनरावृत्ति प्रक्रिया या फिर लूपिंग। तो ये आपकी सेकंड टाइप की प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है फ्लो चार्ट का, ठीक है। तो ये देखिए लिखा है इट इन्वॉल्व्स रिपीटिंग ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करने पर इस प्रकार की जो प्रोसेसिंग है हमको प्राप्त होती है। अनटिल अ कंडीशन इज मेट, जो कंडीशन हमको चाहिए जब तक वो हमें प्राप्त ना हो जाए तब तक हम जो इंस्ट्रक्शंस है उसको लूप करते रहते हैं, मतलब उनको रिपीट करते रहते हैं। तो वही आपकी क्या होती है, इटरेटिव प्रोसेसिंग, ठीक है। इट इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू डू समथिंग मल्टीपल टाइम्स। ये कब यूज़ की जाती है, जब आप किसी एक ही प्रक्रिया को, किसी एक ही इंस्ट्रक्शंस को बार बार करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इटरेटिव लूपिंग या इटरेटिव प्रोसेसिंग, ठीक है। इसका देखिए फ्लो चार्ट, इसका सबसे पहले एल्गोरिदम देख लीजिए। इस प्रकार से इसका एल्गोरिदम है, ये देखिए। ये स्टेप वन है इसका स्टार्ट और स्टेप फोर है इसका एंड। तो ये तो आपको पता है। स्टेप टू देखिए, स्टार्ट करने के बाद क्या है, सेट आई इक्वल्स टू वन, आई स्टैंड्स फॉर एनी आइटम। देन सेट आई इक्वल्स टू वन वाइल आई इज इक्वल टू और लेस देन 5। तो यहाँ पर जो स्टेप थ्री है उसमें बताया गया है आपको कि जो आपका आई है वो 5 और 5 के बराबर या उससे कम है। इसका मतलब आई की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर और 5 तक हो सकती है। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रिंट आई, तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। तो यहाँ पर हम आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट लेके फिर आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 का क्या मतलब है कि आई इक्वल्स टू 1 प्लस 1, देन 2 आएगा आई इक्वल्स टू 2 प्लस 1, देन 3 आएगा आई इक्वल्स टू 3 प्लस 1। तो ये तब तक आपका रिपीट होता रहेगा सीक्वेंस जब तक आपका जो कंडीशन है मैट ना हो जाए। वो कंडीशन क्या है, 5, ठीक। वहाँ तक आप जाएंगे और वहाँ पर आपका फिर प्रोग्राम जो स्टेप 4 है वो आएगा एंड। तो इस प्रकार की जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है आपकी सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। तो इसकी एल्गोरिदम आपने देखी, अब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। स्टेप 1 में बिगिन हुआ है आपका, स्टेप 2 में लिखा है कि ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। और ये देखिए ये जो डेटा फ्लो है, ये फ्लो लाइन्स हैं, इन पर भी आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर बिगिन के बाद स्टेप 1 पर आए हैं, अभी तक ये एक टाइप की सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग ही है। फिर यहाँ पर प्रिंट ए किया है हमने स्टेप 3 में, ए इक्वल्स टू 1 है, स्टेप 3 में है प्रिंट ए, ठीक। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप में हमने लिखा है ए इज ए प्लस 1, ये क्या है आपकी प्रोसेसिंग, यही आपका दिखा रहा है प्रोसेसिंग को। तो जो आउटपुट के लिए हमने यूज़ किया है, सॉरी ये प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया है ए इज टू ए प्लस 1। देन स्टेप 5, स्टेप 5 में क्या है देखिए, इज ए इज लेस देन 21। तो अगर हमको ये हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है कि इज ए इज लेस देन 21। अगर ए
21 से छोटा है तो हमको एक डिसीजन फॉर्म करना है, अगर 21 से छोटा नहीं है तो इफ़ ए इज़ लेस देन 21 देन येस, इफ़ येस देन दिस। यहाँ पर हम दोबारा से जो फ्लो है डेटा का लौट के वो यहाँ पर आ गया, और ये लूप होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक हम 21 से कम पर पहुँच नहीं जाते, जैसे 20 तक की वैल्यू पर नहीं पहुँच। और अगर 21 से छोटा नहीं है तो प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। कैसे? जैसे ये पहला जो डेटा फ्लो यहाँ तक करेगा आपका ए इक्वल्स टू 1 है, फिर 1 के बाद ये 2 हो जाएगा दूसरे में, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोसेसिंग है वो क्या है आपकी ए इज टू ए प्लस 1, यानी हर बार ए में एक की जो वृद्धि है वो हो जाएगी। तो ये 20 बार आपका 19 बार ये आपका ये लूपिंग इस प्रकार से चलती रहेगी, और जैसे ही 20th टाइम हम यहाँ पर आएंगे फिर वहाँ पर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। क्यों? ए फिर 21 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ये इस प्रकार से आपकी प्रोसेसिंग होती है, इसको हम बोलते हैं लूपिंग, इटरेटिव या लूपिंग पुनरावृत्ति प्रक्रिया। ठीक, तो सिक्वेंशियल हमको पता है और लूपिंग पता है। अब नेक्स्ट है थर्ड टाइप की आपकी, वो देख लीजिए। ठीक, ये है आपकी डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग और ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग आपको पता है, यहाँ पर क्या होता है, द फ्लो ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स ऑन अ कंडीशन, इट अलाउज द एल्गोरिदम टू टेक डिफरेंट पाथ्स बेस्ड ऑन द डिसीजन। तो इस एल्गोरिदम में क्या होता है, कई सारे पाथ हैं वो हम फॉलो कर सकते हैं डिसीजन के बेसिस पर, इसी को हम बोलते हैं डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग। तो काफ़ी सारे पाथ्स हो सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्री बेस्ड या डिसीजन बेस्ड। यहाँ पर ब्रांचिंग होती है, जो डेटा है उसकी ब्रांचिंग होती है। ओके, तो इसका एल्गोरिदम क्या होता है, यूज कंडीशनल स्टेटमेंट्स लाइक इफ एल्स और स्विच। इस प्रकार के स्टेटमेंट इसकी एल्गोरिदम में यूज किए जाते हैं डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग की। ठीक है, तो इसकी एल्गोरिदम हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसकी जो एल्गोरिदम है उसको हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इसमें लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप है इसका स्टार्ट, नो डाउट ये तो होना ही है, सारे ही एल्गोरिदम में है। नेक्स्ट स्टेप है इसका इनपुट एज। तो ये देखिए इनपुट एज जो आपका है, यहाँ पर डेटा की ब्रांचिंग हम समझ सकती है कैसे होती है। स्टेप 3 देखिए, इफ़ एज इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट एलिजिबल। अगर आपकी जो एज है वो 18 या 18 से ज़्यादा है तब आपको प्रिंट करना है एलिजिबल। ठीक, तो ये आपकी एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इस स्टेप से हमको समझ में आ रहा है कि हमको डिसीजन लेना है, एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल, इफ़ एज इज मोर देन 18 और 18 प्रिंट एलिजिबल, एल्स प्रिंट एलिजिबल। अगर 18 या 18 से ज़्यादा है तो आउटपुट हमको क्या चाहिए, एलिजिबल। अगर ऐसा नहीं है तो हमको आउटपुट चाहिए नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पर हम डिसीजन बेस्ड आपकी एल्गोरिदम इस प्रकार से होती है। अब इसका देख लीजिए फ्लो चार्ट। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है सीडो कोड। तो सीडो कोड कुछ नहीं होती है, जो आपकी एल्गोरिदम होती है या फ्लो चार्ट्स होते हैं उनको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो दर्शाना होता है वही आपका सीडो कोड होता है उस प्रॉब्लम का। ठीक, एल्गोरिदम आपको पता है स्टेप वाइज लिखी जाती है, फ्लो चार्ट आपको पता है सिंबल्स का यूज़ करके लिए लिखा जाता है। अगर आप सिंपल इंग्लिश में किसी प्रॉब्लम को लिख रहे हैं अपने तरीके से तो वो आपका क्या होता है, स्यूडो कोड। ठीक है, तो ये है स्यूडो कोड। अब देखिए ये फ्लो चार्ट इसका डिसीजन बेस्ड लॉजिक और विद स्यूडो कोड। देखिए इज रोल नंबर 9999999, ये 7 टाइम नाइन्स लिखा है। तो यहाँ पर देखिए इफ़ रोल नंबर ये है, अगर ये नहीं है नो तो प्रोसेस 1 आपकी फॉलो होगी, और अगर ये है तो आपकी प्रोसेस 2 फॉलो होगी। तो इस प्रकार से जो फ्लो चार्ट है वो काम करता है डिसीजन बेस्ड फ्लो चार्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको पाथ चुनना होता है आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से। ठीक है, डिपेंड अपॉन अ कंडीशन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसकी जो भी एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स के एग्जांपल्स हैं थोड़ा और समझेंगे हम, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, नमस्कार।